तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4टीएच एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स है, जो चैप्टर 1 है, वो कौन सा बुक देखिएगा, भारतीय भवन बुक को हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी लोग को पता है कि भारतीय भवन बुक बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और उसमें प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बनने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो आप लोगों को काफी कमेंट आ रहा था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय भवन बुक का क्लास 10 का फिजिक्स का प्रकाश के जो परावर्तन है फर्स्ट चैप्टर, उसके सारे अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। मैंने आप सबको बारीकी से इसमें अच्छे से बना करके लेकर के आया हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। जो भी बच्चे भारतीय वन बुक का किताब पढ़ते हैं उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादातर किताब यही चलता है और बच्चे लोग यही पढ़ते हैं, उनके प्रश्न उत्तर बनता नहीं है। तो चलिए हम आज अति लघु और लघु को सोल्यूशन देखते हैं और हर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी भारतीय भवन का बुक से पढ़ते हैं। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो भारतीय भवन बुक का हम लोग सबसे पहला बात अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसमें जितने भी अति लघु प्रश्न हैं उन सभी के सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन मिलाते हुए चलिएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए फिर दूसरा वीडियो लेकर के हम जरूर आएंगे। भारतीय भवन का ही क्वेश्चन सभी के सभी प्रश्न है। देखिए कहता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। 100% आपको क्वेश्चन मैच कर रहा होगा आपको किताब से। तो कितने होता है, तो एक होता है। तो अपने नोटबुक में कितना लिखिएगा, एक लिखिएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो जब समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ता है तो वह उसी पथ में वापस लौट जाती है। यहाँ दोस्तों उसी पथ में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। अच्छे से आप लोग नोट करते हुए चलेगा अपने उत्तर को। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी किताब में क्या दिया गया है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होता है। देखिए जब अभिलंब होता है आपतन कोण तो उसके लिए परावर्तन कोण का मान जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, 0 होता है। अगला से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम मिले थे आपको किताब में, तो 2 नियम मिले थे। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। देखिए समतल दर्पण में जो है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। तो समतल दर्पण और वस्तु दूरी जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं। हमेशा आपको लिखा भी गया होगा कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला देखिएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताइए। आपको अच्छे से पता है कि गोलीय दर्पण, ये रहा आपका गोलीय दर्पण है ना, और इसके मुख अक्ष की बात कर ले तो इस तरह से आपको एक मिलेगा मुख अक्ष, इस तरह से है ना, करीब लगभग ऐसा ही। और यदि हम बाहर से इसको रंजित करें, देखिएगा कोई इधर से रंगा हुआ रहता है, एक है कि नहीं, और एक बाहर से रंगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको कितने होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का मुख अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण का मुख अक्ष क्या है, क्या किसे कहते हैं। तो देखिए दर्पण के ध्रुव यानी P से और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। दर्पण का ध्रुव हो गया और C हो गया वक्रता केंद्र, उसको मिलाने वाली रेखा यानी PC को ही क्या कहते हैं, तो मुख अक्ष कहा जाता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा देना है आपको। तो अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा आप कैसे लिखिएगा। तो कहता है कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, काफी साधारण तरीका से आप सभी के लिए लिख करके लाए हैं। अगला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, यानी फोकस F बराबर होता है R बटा का 2। तो जो F है आपका वो त्रिज्या का क्या हो गया, आधा हो गया है ना। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे।
वैसा दर्पण जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे तो एक दर्पण है जिसका नाम कांची है, अवतल दर्पण इसमें लिख लीजिएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब यदि बनाना है तो उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, तो उसका स्थान ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ कहाँ, तो ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए, तभी उसका क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यदि कोई भी वस्तु है अवतल दर्पण के वक्रता, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो यदि वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा अर्थात उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा बिल्कुल। तो आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। जब एक अवतल दर्पण के सामने रखिएगा तो वस्तु दूरी का जो सिंबल होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को लिख दिए हैं, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो उसकी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि एफ वस्तु एफ और सी के बीच स्थित है, ऐसा इसलिए होगा। आगे बढ़िएगा 14 नंबर देख लिए। देखिए इसमें 14 इसलिए आपको अति लघु मिला क्योंकि बाकी जो 14 के बाद दिए गए हैं सभी का उत्तर आपकी किताब में ही दिया गया है। बोलिएगा कैसे किताब में दिया गया है, तो संकेत लिख करके आपको दिया गया होगा, है ना, जो आपको संकेत नीचे रेड कलर से लिख करके किताब में दिया है भारतीय भवन में, वही आपका उस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन छूट गए हों जिनका संकेत नहीं लिखा गया है तो आप उस क्वेश्चन को टाइप करके आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्न भी काफी शानदार आपको लेकर के आए जो भी इम्पोर्टेंट है ना। देखिए पहला जो आपको लघुत्तरीय प्रश्न है वो क्या कहा गया, आपके क्वेश्चन अपने बुक से मिला सकते हैं कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि अपसारी किरण पुंज जब कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है ना। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश इस तरह से फैल रहा है ना, इस तरह से फैलते हुए चल जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपको, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छे से छाप देते हैं इसको। क्या कहा है कि जब किसी किरण जो है एक बिंदु से निकल करके फैलते हुए चला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है ना, यहाँ से इस तरह से किरण आपको इस तरफ निकलते हुए फैलते हुए चला जाएगा, तो ये आपको क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। और जब किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चले, यानी इस तरह से चले, यदि किरण पुंज प्रकाश जब इस तरह से चले तो इसको समांतर कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, किसी जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है, जैसे इस तरह से इधर से गया और इधर से जाकर के उस बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, इस बिंदु पर आकर के मिला, तो इसे कहते हैं अभिसारी, इसको समांतर और इसको कहते हैं अपसारी। आई होप कि आप लोग के तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर लिखना है। क्या होता है पारदर्शी, क्या होता है पारभासी और क्या होता है अपारदर्शी पदार्थ, इन दोनों में, इन तीनों में अंतर लिखना है। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ मतलब जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, कुछ ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से इधर से उधर हो जाए, जैसे क्या कांच, है ना, कांच एक ऐसा है जिसमें से प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाता है, तो सही हो जाएगा, जो प्रकाश आर पार कर जाएगा उस वस्तु से, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। पारभासी किसको कहेंगे, जो प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, मतलब प्रकाश का एक छोटा सा भाग, बल्कि पूरा नहीं बल्कि हल्का आपको उस तरफ पार हो जाए थोड़ा सा, तो उसे हम पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ क्या, कांच, घिसा हुआ कांच, या फिर तेल लगा हुआ कागज, है ना, तेल लगा हुआ कागज, इस सब आपको क्या है, तो पारभासी का उदाहरण है। अगला जो आपको दिया हुआ क्या दिया गया है,
अपारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल ही नहीं पार कर सके, जब नहीं करेगा उस तरफ पार ही नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी के मतलब समझिए कि ना पार, है ना, ना ही पार हो सकता है। जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? अपारदर्शी के उदाहरण हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। 3 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, ये हम लोग बात किए थे लघुत्तरीय में, तो कितने थे? 2 नियम थे और दोनों नियमों को लिखना है। तो पहला नियम क्या कहता है? आपका पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा रहा कि आपतन कोण यानी आई हमेशा प्रवर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर होता है ना, आपको याद रखिए। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है और वीवीआई क्वेश्चन में कई बार आया भी है ऐसा, बट आया है बहुत बार। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या फिर जो हम आपको अभी बोलने जा रहे हैं परिभाषा, वो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से, है ना, लिखना पर थोड़ा सा कठिन है, सुनिए ध्यान से। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या कहा मैंने? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, यदि आप इस परिभाषा को लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी किसको कहेंगे? तो आभासी कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो उसे आभासी कहेंगे। देखिए वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वह उल्टा होता है, और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सीधा होता है। बस हो गया अंतर। आगे 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषता को लिखना। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम मतलब चैप्टर में है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषता का उल्लेख करना है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वो तो हमेशा सीधा होता है, आभासी सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है ना, दूसरा रहा। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी का वस्तु सामने होगा, मतलब जितना सामने वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, है ना। तो आप लोग ये आपको अच्छे से याद रख लीजिएगा, 3 विशेषता इसमें पूछा गया था। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट करना है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है? तो देखिए ध्यानपूर्वक, इसकी परावर्तक सतह धंसी होती है। परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। जैसे इस तरह से आपको देखिए ऐसे होता है ना, बाहर से इसको रंजित किया हुआ रहता है। ये आपको रहा का चीज अवतल दर्पण रहा, तो ये आपको अवतल है जो कि हल्का सा धंसा हुआ नहीं है, बिल्कुल। तो यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होते हैं वो सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल की बात करें तो यह इसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है जैसे इस तरह से, और इसको अंदर से रंगा हुआ रहता है ना। इसको इसमें से सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या अभिप्राय है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप इसमें अति लघु तरीके तो बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन आपने 7 क्वेश्चन ही क्यों लाया? तो देखिए 7 क्वेश्चन आपको इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार पूछा गया है। बाकी जो आपको दिए गए उसका संकेत आपको उत्तर दिया गया होगा, है ना, तो आप उसको लिख सकते हैं। आपको यदि मन होगा तो मेरे दृष्टि से मैं आपको ऑफलाइन बच्चों की बात करें तो 5 साल से ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूं और ऑनलाइन करीब 3 साल होने वाले हैं। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि इसमें 7 क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है लघु तरीके का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। जो भी बच्चे भारती भवन का बुक पढ़ते हैं और उनका यदि, है ना, भारती भवन
भारती भवन का जो बुक पढ़ते हैं उनको अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं बना है, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं बना है इस चैप्टर का, तो उनके पास शेयर करिएगा। हम आपको डेली वीडियो लेकर के आएंगे और हर चैप्टर का भारती भवन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के लघु और अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कराएंगे। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं दिए गए, इसलिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम नहीं करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका अगला कौन सा चैप्टर का लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं बना है वो बोलिएगा कमेंट में, हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपके साथ हम शुरू से लेकर के अंत तक रहने वाले हैं, एग्जाम तक साथ देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।